जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 150 150 के बाद में दिया गया है 132 132 के बाद में दिया गया है 112 112 के बाद में दिया गया है 90 90 के बाद में दिया गया है 66 और 66 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में 150 से कितना बन रहा है 132 है। तो 150 से 132 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 150 में से क्या कर दें -18 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 132 है। फिर देखिए 132 से कितना बन रहा है 112। तो 132 से 112 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 132 में से क्या कर दें -20 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 112। फिर देखिए 112 से कितना बन रहा है 90। तो 112 से 90 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 112 में से क्या कर दें -22 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 90। फिर देखिए 90 से कितना बन रहा है 66। तो 90 से 66 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 90 में से क्या कर दें -24 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 66। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 66 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ -18, उसके बाद में -20, उसके बाद में -22, उसके बाद में -24। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि -18 -20 -22 -24। अब -24 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा -26। यानी कि हम 66 में से क्या कर देंगे -26 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 66 में से हम क्या कर देंगे -26 कर देंगे। तो 66 में से 26 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 40। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 40। अब हमें देखना है कि 40 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है 40 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से समझिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 10, 10 के बाद में दिया गया है 30, 30 के बाद में दिया गया है 60, 60 के बाद में दिया गया है 100 और 100 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 10 से कितना बन रहा है 30, 10 से 30 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 में क्या कर दें +20 कर दें तो 10 और 20 मिलकर बन जाएगा 30। फिर देखिए 30 से कितना बन रहा है 60। तो 30 से 60 कैसे बनेगा।
तो कंटिन्यू देखिए 30 के अंदर प्लस 30 कर देंगे तो 30 और 30 मिलकर बन जाएगा 60 है। फिर देखिए 60 से कितना बन रहा है 100, 60 से 100 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 60 में क्या कर दें प्लस 40 कर दें तो 60 और 40 मिलकर बन जाएगा 100। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 100 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ प्लस 20, उसके बाद में क्या हुआ है प्लस 30, उसके बाद में क्या हुआ है प्लस 40, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। अब प्लस 40 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा प्लस 50। ठीक है, यानी कि हम 100 के अंदर प्लस 50 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 100 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 50 कर देंगे तो 100 और 50 मिलकर बन जाएगा 150, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 150। अब हमें देखना है कि संख्या 150 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 150 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मेरे भाई आपका एग्जाम जुलाई महीने के अंदर कभी भी हो सकता है, इसलिए आपके पास 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ है। और यदि आप बचे हुए समय के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से आपको देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि संख्या 86, 41, 72 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में पहले अंक और अंतिम अंक के बीच का अंतर कितना होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से सोल्व करेंगे कैसे हो समझिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है, संख्या क्या है यहाँ पर देखिए संख्या है 86, 41, 72। ठीक है, बोला गया है कि प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 क्या है सम अंक है, तो 8 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 7 है। उसके बाद में 6 भी क्या है मेरे भाई सम अंक है, सम में से एक घटाएंगे तो 6 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 है। उसके बाद में 4 भी क्या है 4 भी सम अंक है, तो 4 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। एक क्या है विषम अंक है, एक के अंदर यानी कि विषम के अंदर एक को जोड़ना है तो एक के अंदर एक को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2। फिर क्या है 7, 7 भी क्या है विषम है, तो यहाँ पर देखिए 7 में एक जोड़ेंगे तो बन जाएगा 8 है। उसके बाद में 2 क्या है ये मेरे भाई सम अंक है, सम में एक घटाएंगे तो 2 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गई नई संख्या हो गई। ठीक है, बोला गया है कि इस प्रकार बनी संख्या में पहले अंक और अंतिम अंक के बीच का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए नई संख्या में पहला अंक है 7 और अंतिम अंक है 1, तो दोनों का अंतर यानी कि 7 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर पहली यानी कि इस प्रकार बनी संख्या के पहले अंक और अंतिम अंक के बीच का अंतर हमें ज्ञात हो जाएगा। 7 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। अब हमें देखना है 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 6 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में APES को 6819 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और PAGE को 6928 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में जी के लिए कूट क्या होगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट बोला गया है कि APES इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए APES इसको लिखा गया है 6819। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बोला गया है कि PAGE, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि PAGE इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है 6928 और आपसे पूछा गया है कि जी के लिए कोड क्या होगा। तो कैसे याद करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए इस शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उसी प्रकार से इस शब्द के अंदर भी जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो इन दोनों शब्दों के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उनके अंदर हमें देखना है कॉमन लेटर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले शब्द के अंदर ए दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ए हमें दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए पी यहाँ पर दिया गया है, तो पी इसके अंदर भी दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर ई दिया गया है, तो यहाँ पर भी ई दिया गया है। यानी कि कौन सा लेटर बच गया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर लेटर बच गया एस और यहाँ पर लेटर बच गया जी। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक संख्या दी गई है और यहाँ पर भी एक संख्या दी गई है। दोनों संख्या के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन अंक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस संख्या के अंदर 6 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 6 हमें दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए इस संख्या के अंदर 8 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 8 दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर हमें 9 दिया गया है, तो इस संख्या के अंदर भी हमें 9 दिया गया है। यानी कि बच क्या गया, तो वो देखिए यहाँ पर तो बच गया 1 और यहाँ पर बच गया 2। यानी कि एस के लिए कूट हो गया 1 और मेरे भाई जी के लिए कूट हो गया 2। हमसे पूछा गया है जी के लिए कूट क्या होगा, तो जी के लिए कूट होगा 2। अब हमें देखना है कि 2 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 2 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें नीचे दी गई आकृति में। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे 3 आकृति दी गई हैं और इन तीनों आकृतियों में कितने कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले पहली आकृति को देखिए और पहली आकृति में हम देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नंबर करिए, यानी कि ये 1 नंबर त्रिभुज और ये 2 नंबर त्रिभुज हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो इस आकृति के अंदर जितने भी त्रिभुज हैं वो टोटल ज्ञात हो जाएंगे। यानी कि 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। यानी कि इस पहली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार से दूसरी आकृति के अंदर आप नंबरिंग करिए, यानी कि ये 1 नंबर त्रिभुज, ये 2 नंबर त्रिभुज और ये 3 नंबर त्रिभुज है। अब यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो इस आकृति के अंदर जितने भी त्रिभुज हैं वो सभी हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। यानी कि 2 नंबर की आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरी आकृति के अंदर भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे, यानी कि ये 1 नंबर त्रिभुज है,
ये 2 नंबर त्रिभुज है, ये 3 नंबर त्रिभुज है, ये 4 नंबर त्रिभुज और ये 5 नंबर त्रिभुज। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो इस आकृति के अंदर जितने भी त्रिभुज हैं वो हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6, 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10, 10 और 5 मिलकर बन जाएगा 15। यानी कि पहली आकृति में 3 त्रिभुज हैं, दूसरी आकृति में 6 त्रिभुज हैं और तीसरी आकृति में 15 त्रिभुज हैं। अब हमें 3, 6, 15 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 3, 6, 15 ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। डीएनए संरचना का मॉडल दिया था वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो बीमारी से मुक्त किया गया था। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। प्रकाश वर्ष दूरी यानी कि डिस्टेंस की एक इकाई है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, खासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और याद रखना जनजाति और लोक नृत्य टॉपिक से आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर
क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि खासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। खासी जनजाति का संबंध है मेघालय राज्य से। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ल्यूमेन किसका मात्रक है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आप सभी से पूछा गया है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का क्या है, मात्रक है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए है सैनिक, ऑप्शन बी है तीरंदाज, ऑप्शन सी है तोपखाना और ऑप्शन डी है घुड़सवार। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण था तोपखाना। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है शक्ति की, ऑप्शन बी है ऊर्जा की, ऑप्शन सी है आवेग की और ऑप्शन डी है बल की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ शाम को 8:30 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।